नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगर 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती का दिन, बापू जी का बर्थडे और बापू जी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज दे रहे हैं हम लोगों को। आज के दिन मार्केट ओपन होती है तो मार्केट में हमको सॉलिड क्रैक दिखाई पड़ता है, क्योंकि कल के दिन ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ दी है और ईरान की इस मिसाइल छोड़ने के बाद इसराइल ने ये प्रतिज्ञा ली है, ये प्रण लिया है कि वो ईरान को अच्छे से मजा चखाएंगे। और उससे बड़ी मिसाइल छोड़ी थी कल के दिन सेबी ने एफ&ओ के कर्ब्स के रूल्स को लाने के बाद। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन था कि ये एफ&ओ के कर्ब्स का मतलब क्या है, ऑल्दो मैंने कल शाम के इवनिंग रैप में इसको समझाया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए थे। तो दोस्तों मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लस 3 स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे जिनमें कि मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें जो टिकट साइज़ है उसको 15 लाख कर दिया गया है। अभी जैसा कि आपको मालूम है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 को अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो तो उसमें आपको निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। सो 25 निफ्टी का एक लॉट है और अभी आपकी जो कीमत बनती है 26,000 ले लो या 25,000 ले लो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो 6,25,000 रुपये बना। तो 6,25,000 रुपये का एक लॉट है, सिंपल सी बात है। अभी क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, हर एक लॉट की वैल्यू को बना दिया जाएगा करीब करीब 15 से 20 लाख के बीच में। तो जो वैल्यू है इसको 3 टाइम्स किया जाएगा, मतलब जो लॉट साइज होगा वो 25 से बढ़ा करके 75 किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं समझने वाली। पहली चीज़, ये सिर्फ कार्रवाई इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए की गई है, मतलब जो ये कॉस्ट बढ़ाई जा रही है, दिस इज ओनली बीइंग डन फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, विच मीन्स फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ओनली। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है, इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा उसको सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए बढ़ाया जा रहा है। स्टॉक ऑप्शंस के लिए ये वैल्यू को बढ़ाया नहीं जाएगा एज फार एज दी अनाउंसमेंट गोज। अब सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सारे ये पूछे जा रहे थे कि सर क्या ऑप्शन बायर को भी पैसा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पर आपको 25 लॉट निफ्टी के होते थे, 25 निफ्टी का लॉट होता था, वहाँ पर आपको जब आप ऑप्शन बाय करते थे या बैंक निफ्टी को जब आप बाय करते थे तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। अभी इसकी वैल्यू बढ़ के 3 टाइम्स हो जाएगी। सीधे सीधे अगर आपका जो प्रीमियम है, क्योंकि भाई लॉट साइज़ बढ़ रहा है तो आपका प्रीमियम का साइज़ भी उतना ही करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा। तो जहाँ 5 से 6 हज़ार रुपये का बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय कर पाते थे, वो बढ़ करके अभी अब 15 से 18 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पर आपको 5,000 रुपये में काम हो जाता था, वहाँ 15,000 लगेंगे। अब एक और चीज़ जिसमें कि लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर ये अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। कल शाम को मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट करी थी, लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रह गया था। तो प्रीमियम के 2 कंपोनेंट होते हैं। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम पे करते हो। वेयर एज जब आप ऑप्शन राइट करते हो तो फिर आपको प्रीमियम मिलता है और मार्जिन आप पे करते हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बायर से अभी मार्जिन लिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या भला है, ये मार्जिन का क्या मसला है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप ऑप्शन बाय करते थे अभी तक आप सिर्फ प्रीमियम पे करते थे, और जो इनिशियल मार्जिन होता है प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है, जो कि वैल्यू एट रिस्क VAR, स्पैन मार्जिन जिसको बोलते हैं, स्पैन मार्जिन जो कि वैल्यू एट रिस्क के हिसाब से निकाला जाता है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे सर ये स्पैन मार्जिन क्या है, तो एज एन ऑप्शन राइटर आपके पास जब आप कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो चूंकि आपको अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, तो जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है और इनिशियल मार्जिन है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ ऑप्शन राइटर्स। वेयर एज ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ उसका प्रीमियम ही लूज हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसका? मैक्सिमम लॉसेस इज हिज लॉस ऑफ प्रीमियम। इस कारण जो मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्शन बाइंग होती है वो बहुत कम होती है, वो भी नहीं ली जा रही थी। इन दिस केस वो भी नहीं ली जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर से ली जा रही थी मार्जिन। अब दोस्तों मुझसे अगर आप पूछें तो इसका क्या मतलब हो सकता है, सो मेरे हिसाब से अभी जो वैल्यू एट रिस्क है फॉर ऑप्शन बायर, जो कि बहुत कम है, तो अराउंड 30,000 के आसपास वैल्यू एट रिस्क आती है ऑप्शन बायर के हिसाब से। तो अराउंड अगर 30,000 रुपये ये हो गया प्लस 15,000 रुपये ऑप्शन प्रीमियम हो गया, तो करीब करीब 40,000 रुपये, 40-45,000 रुपये के आसपास चाहिए होगा अगर आपको ऑप्शन बाय करना है। तो दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस गोज एज फार एज ऑप्शन प्रीमियम्स अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम गोज। ठीक है, अगर आप ऑप्शन राइटर के बारे में बात करें तो ऑप्शन राइटर का सिंपल सा फंडा है। पहले उसको एक लॉट को बाय करने में 1 लाख रुपये चाहिए होते थे,
अब इसकी वैल्यू तीन टाइम्स हो गई है, तो आपको सीधे सीधे अगर आप देखें तो 3 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे फॉर राइटिंग ऑप्शंस। और अगर आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि पहले हम लोग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते थे, वीकली स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रैटेजी, कैश काउ स्ट्रैटेजी, तो हम लोग का 1.5 लाख में काम चल जाता था पूरा का पूरा, एक लॉट की मंथली हम लोग डिप्लॉय कर लेते थे। अभी ये वैल्यू बढ़ के 3 टाइम्स हो जाएगी, तो मोटा मोटा 4.5 लाख। तो भैया आपको ऑप्शन राइटर बनना है, तो 4.5 लाख रुपए चाहिए होंगे एक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। वहीं पर अगर आपको बढ़िया वेल हेज्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करते हैं सीखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, सीख सकते हो। और ऑप्शन बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से 40,000 रुपये चाहिए होंगे फॉर ऑप्शन बायर, क्योंकि इसमें अभी अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम होगा जो कि पहले नहीं होता था। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट आपको एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिलेगा, एक्सपायरी डे पे नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर कैलेंडर स्प्रेड लगाना है तो आपकी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आप एक्सपायरी डे पे इसको होल्ड करते हो। तो वैसे भी हम ऑप्शन राइटिंग कोर्स में सिखाते हैं कि आपको एक्सपायरी डे से पहले निकल जाना, तो ये एक अच्छा मूव है। और एक और भी चीज़ जो कि समझना बहुत ज़रूरी है कि सेबी ने ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकेगा। वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ, एनएससी के बारे में बात करें तो एनएससी में 2 तरह की एक्सपायरी बहुत ही फेमस है, वन इज़ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, है कि नहीं। वहीं बीएससी के बारे में बात करें तो बीएससी ने सेंसेक्स भी लगा रखा है, बैंकेक्स भी लगा रखा है। अब जो सेबी का रूल है उसके हिसाब से एनएससी और बीएससी सिर्फ एक ही एक्सपायरी वीकली कर पाएंगे, तो या तो फिर एनएससी में निफ्टी रहेगा या फिर बैंक निफ्टी रहेगा, समझ में आया। वहीं पर बीएससी में या तो बैंकेक्स रहेगा या फिर सेंसेक्स रहेगा। अगर आप मुझसे पूछें इसका क्या बेनिफिट है, सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर बीएससी। अगर आप मुझसे पूछें ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक ही वीकली एक्सपायरी एनएससी को रखना है तो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन बचेगा एनएससी के पास। और ये बीएससी के बारे में बात करें तो बैंकेक्स या फिर सेंसेक्स, तो यहाँ पर बैंकेक्स जो कि बीएससी का ज़्यादा फेमस नहीं था, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी, इनडायरेक्टली बीएससी में बैंकेक्स में ज़्यादा, देखो भाई यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन दिया जाए तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 शुड बी चोजन। वहीं पर अगर बीएससी में पूछे तो मेरे हिसाब से बैंकेक्स शुड बी चोजन। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली बीएससी में एक अच्छी वॉल्यूम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी ये सारा मसला एप्लीकेबल कब से हो रहा है ये आपके सामने है, जिसको कि आप देख सकते हैं ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ डेरिवेटिव है ये 20 नवंबर से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज 20 नवंबर से हो जाएगा। रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स, तो भैया 20 नवंबर से एक ना एक एक्सपायरी गिव अप करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया। हफ्ते में 6 दिन ट्रेडिंग में से 5 दिन एक्सपायरी होती थी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन यार कम से कम 2 तो एक्सपायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही गजब का वॉल्यूम है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती थी। बट ये बीएससी के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, लेकिन एनएससी के लिए बहुत बड़ा चोट हो गया। अब दोस्तों अगर बीएससी के लिए नेगेटिव हो या फिर एनएससी के लिए नेगेटिव हो, वही है ना कि कद्दू और छुरी वाला काम, चाहे कद्दू छुरी भी गिरे या छुरी कद्दू भी गिरे, नुकसान हमेशा कद्दू का ही होना है। तो वही चीज़ हमको ब्रोकर्स पे दिखाई पड़ रही है। अगर बीएससी की एक्सपायरीज कम होती हैं या फिर एनएससी की एक्सपायरी कम होती हैं तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है, ओवरऑल नुकसान तो ब्रोकर को पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे उनकी एक्सपायरी कम हुई जा रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कुछ भी कम होता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये तो बड़ा झटका है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो चलता रहेगा, सिर्फ वीकली कम किया जा रहा है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो एनएससी में जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी दोनों चलती रहेंगी, सिर्फ वीकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है वीकली में निफ्टी 50 को हटाया जाए, क्योंकि निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, ना ही इतनी वॉलेटिलिटी होती है। तो अगर आप मेरे दिल से पूछें सो वीकली में भाई अगर कोई मेरी बात सुन पा रहा है एक्सचेंज, तो वीकली में मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी है और वॉलेटिलिटी भी है। और मंथली में तो दोस्तों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, ताकि हमें भी पता चल सके आपका क्या रुझान है। क्योंकि वीकली में मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी शुड बी टेकन एज अ बेटर ऑप्शन। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम लोग एंजल वन के बारे में, वो कद्दू जो कि कटना ही कटना है। अगर बात करें स्टॉक की, अब मैं एंजल वन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स, 5 पैसा एंड वॉट नॉट, लेकिन अगर आप देखें एंजल वन जो कि सबसे बड़ा लीडिंग प्लेयर है। स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक जो कि अराउंड 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास चल रहा था, इसमें 15-18 के पी पे चल रहा है। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 38-39% का रिटर्न ऑन कैपिटल है। अभी रिसेंटली ज़रूरत ने 4500 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। और टेक्निकल टीम में कितने लोग हैं, बता रहे थे कि 20-25 लोग हैं, और पता नहीं कितने सालों से हायर नहीं किया है। यही रीज़न है कि ऐप वगैरह हैंग करते रहते हैं। भाई थोड़ा टीम
प्रीमियम बढ़ाइए ज़ीरोधा सर, कामत सर, तो थोड़ा सा लोगों में कम से कम कॉन्फिडेंस है। एनीवे, एंजल वन के बारे में बात करें, स्टॉक 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास चल रहा है। सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स प्रेजेंटली चल रही है 1405 करोड़ की, जो कि ऑल टाइम हाई है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें 293 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेल्स लाइफ टाइम हाई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा डेंट लगना तय है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक अपने हाइस पे गया था, अराउंड 2800 के हाइस पर गया था, जो कि रिसेंटली 2-3 महीने के हाई है, लेकिन वहीं से गिरावट होना शुरू हुई। तो मैंने कल भी यही बोला था कि जो चीज़ बढ़िया है वो ये कि जितने भी पत्ते हैं वो सेबी ने खोल दिए हैं, कि जो वर्स्ट है वो सारा का सारा फैक्टर इन हो जाएगा 3 अक्टूबर को, और जो गुड है, जो गुडनेस है वो तो हमें पता ही है कि ये रिटेलर के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, ये हमको और आपको सबको पता है। तो एंजल वन के बारे में बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से एंजल वन का जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 2000 से 2200। लास्ट टाइम मैंने एंजल वन में अपनी पोजीशन को क्रिएट किया था 2250 के प्राइस पे। बाई चांस दोस्तों ये स्टॉक फिर से गिर के इस प्राइस जोन पे आता है, दैट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ व्हाट आई फील, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है दोस्तों, एंजल वन को किस प्राइस पे खरीदना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब सेकंड स्टॉक दोस्तों, जिसको कि इनडायरेक्टली थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, क्योंकि अभी इन्होंने बैंक एक सेंसेक्स स्टार्ट किया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ है कायदे से, और ये सर पे ओले पड़ने लगे। फिलहाल स्टॉक के बारे में बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे BSE चल रहा है। बहुत महंगा शेयर हो गया है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फुली डाइवेस्टेड है, प्रमोटर होल्डिंग कोई है नहीं, पब्लिक होल्डिंग इज 55%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। बेहतरीन बिजनेस मॉडल, क्योंकि चाहे रहे न रहे, ऑप्शन रहे न रहे, इक्विटी रहे, कोई भी फंडामेंटल चेंज हो, लेकिन एक्सचेंज तो रहेगा ही रहेगा। फिलहाल मुझे भी ऐसा लगता है कि ये BSE के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, स्पेशली वीकली एक्सपायरीज में। और मार्केट में दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जिसने ट्रेड करना है करना ही करना है। सेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप देखें जून क्वार्टर में ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स करने वाली ये कंपनी BSE, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही अपनी डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे बैंक एक सेंसेक्स, और उसका बेनिफिट इनको मिलना शुरू हो गया था। यही रीज़न है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। इफ़ यू आस्क मी द बेस्ट प्राइस जहाँ तक स्टॉक गिर सकता है और जहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन दिखाई पड़ रहा है, वो है ये लेवल, जो कि है 3240। अब मुझे लगता नहीं दोस्तों ये स्टॉक इतना गिरेगा, लेकिन अगर गिर जाता है तो दिस शुड बी टेकन एज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मेरे हिसाब से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है BSE के लिए। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब दोस्तों तीसरा स्टॉक जिसको कि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिला है इस पूरे के पूरे फियास्को से, इसका नाम है CDSL। अब CDSL का धंधा तो आप जानते हैं, ये तिजोरी है जिसमें कि हमारे शेयर्स जमा होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं बचेगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कैश में ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे। अब स्विंग ट्रेड करेंगे तो फिर आप स्टॉक्स को बाय करेंगे, जब वो बढ़ जाएंगे तो आप सेल करेंगे, यही फंडामेंटल है। तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा CDSL में, क्योंकि अल्टीमेटली CDSL का काम क्या है? आपके स्टॉक्स को होल्ड करना। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें 60, मेरे हिसाब से पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं, फिर चाहे वो ऑप्शन राइटर्स हों या फिर स्विंग ट्रेडर्स हों। और इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन राइटिंग में रुझान बढ़ेगा, लेकिन उसमें कैपिटल थोड़ी सी बढ़ गई है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो ऑफकोर्स मार्केट हमेशा से ही पॉजिटिव थी। स्टॉक के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हैं, वहाँ पर आप 12% ढूंढते रहते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड लें, ये स्टॉक तो 31% दे रहा है। और इंडिया में तो अभी सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे ये मसला बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से CDSL के स्टॉक में ग्रोथ आएगी। दोस्तों ये बात मैं आपको तब से बता रहा हूँ जब CDSL 500 के प्राइस में था, फिर ये 800 आया, फिर ये 1200 पहुँचा, 1600 पहुँचा। लास्ट जब मैंने CDSL को ख़रीदा है, दैट वाज एज द प्राइस ऑफ 2200 मतलब जब प्री बोनस, मतलब 1100 के प्राइस पे। और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखो तो 1400 रुपये के आसपास। डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देता है। अभी रिसेंटली जून क्वार्टर में कंपनी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स 257 करोड़, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स 134 करोड़ के प्रॉफिट्स और सेल्स पहुंच गए थे। और अभी तो दोस्तों मेरे हिसाब से शुरुआत है। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मैंने लास्ट टाइम जब स्टॉक को बाय किया था, मैंने इस जोन पे बाय किया था, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी स्टॉक फिर से हो सकता है 1250 के आसपास करेक्ट होता हुआ दिखाई पड़े। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जोन ऑफ 1100 टू 1250। इस जोन में मैं स्टॉक को फिर से कलेक्ट करने का प्लान करूंगा। सो ये 3 स्टॉक्स हैं दोस्तों, जिनमें कि विनर्स, लूजर्स, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।